हेलो। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज कंक्रीट तकनीकी के बारे में। कंक्रीट तकनीकी, ये हमारा सब्जेक्ट है, कंक्रीट तकनीकी। हम पिछले जितने भी लेक्चर थे उनमें हम अलग अलग जो है कंक्रीट की प्रॉपर्टीज और कंक्रीट से जुड़े हुए सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और कल हमने इसके पहले वाले लेक्चर में हमने मिलावे के बारे में स्टार्ट किया है टॉपिक। और मिलावे के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या हो चुका है हमारा अब तक जो हो चुका है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो मिलावा है आपका, उस मिलावे के डिटेल हम पढ़ रहे हैं, यानी कि जो एग्रीगेट है, एग्रीगेट जो आपके एग्रीगेट हैं उस मिलावे के बारे में पढ़ रहे हैं। और अब तक जो हमने देखा, जो मिलावा है आपका या एग्रीगेट है, उसका हमने क्या किया, वर्गीकरण कर लिया। वर्गीकरण के बारे में पढ़ लिया इसको हमने। और इसके बाद हमने कल जो पढ़ा वो मिलावे का क्या था, अभिलक्षण था। मिलावे का अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स इसे कहते हैं हम लोग, मिलावे का अभिलक्षण। और इस मिलावे के अभिलक्षण में लगभग हमने 1 से लेकर 8 पॉइंट तक, 8 पॉइंट के बारे में अलग अलग जो है डिस्कशन किया। और उस डिस्कशन से हमें ये पता चला कि हर एक मिलावे का जो बिहेवियर है, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या क्या पॉइंट्स हैं, जो इसको हमने डिस्कस किया। अलग अलग जो है उसके डिटेल हमने यहाँ पर सब कुछ जो है डिटेल में डिस्कशन किया। तो अब हमने जो डिस्कशन किया है उससे जो है हमें मिलावे का एक ब्रॉड नॉलेज लगभग हो चुका है कि मिलावे जो है वर्गीकरण करेंगे तो क्या क्या किस तरह के मिलावे मिलेंगे। हम अभिलक्षण देखना चाहें तो हम उसमें क्या क्या पॉइंट जो है हमें कंसीडर करना होगा किसी भी एग्जाम पर्पज से। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे आज के टॉपिक में, हमारे पास कुछ पॉइंट हैं जो कि हम डिस्कशन करेंगे, जो कि एग्जाम के पर्पज से भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा जो पॉइंट है आज का होगा वो होगा आपका बल्किंग ऑफ सैंड। बल्किंग ऑफ सैंड जिसे कहते हैं बालू का फूलना। हम बात करेंगे आज, हमारा टॉपिक होगा, ये भी एक तरह से अभिलक्षण में ही आएगा, मिलावे के अभिलक्षण में ही आएगा ये, बल्किंग ऑफ सैंड। तो बालू का फूलना क्या होता है, आप जहां कभी कभी किसी भी एग्जाम में जब बैठेंगे तो हो सकता है ये टॉपिक बहुत ज्यादा पूछे आपसे। निश्चित तौर पे एग्जाम के पर्पज से, आपके परीक्षा के पर्पज से, आने वाले एग्जाम के पर्पज से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप यहाँ पर देखेंगे कि बल्किंग ऑफ सैंड जो एग्जाम में आपके आए हुए पिछले कई सालों में जो है लगभग हर साल ये क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि बल्किंग ऑफ सैंड किसे कहते हैं। तो जब हम बल्किंग ऑफ सैंड की बात करते हैं किसी भी मिलावे का, बालू क्या आपका एक मिलावा है, ठीक है। हम मिलावे को जब भी बात करते हैं तो दो तरह से हम डिवाइड करते हैं उसको, साइज के आधार पर। एक महीन मिलावा होगा, एक आपका मोटा मिलावा होगा। तो जो आपका बालू है वो क्या है कि महीन मिलावा है। और एक एक पॉइंट इसमें निकल के आया, एक डिफिनीशन निकल के आई मिलावे का विलक्षण पढ़ते समय, हमें मिला कि बल्किंग ऑफ सैंड, बल्किंग ऑफ सैंड या बालू का फूलना क्या होता है। आपकी परीक्षा में ये सवाल किया जा सकता है कि बालू का फूलना क्या होता है। तो फूलना मतलब क्या, कुछ आयतन में वृद्धि, यानी कि बालू के आयतन में वृद्धि। बालू का फूलना मतलब क्या, फूलना मतलब आयतन। बालू क्या आपका एक मिलावा है, यानी कि आपका जो मिलावा है उसके आयतन में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, जिसे हम कह रहे हैं बालू का फूलना। तो नाम से पता चल रहा है बालू का फूलना, यानी कि कुछ वृद्धि हुई है। वृद्धि किसमें होगा, आयतन में वृद्धि होगी। जब भी फूलेगा तो क्या होगा, उसके आयतन में सीधे तौर पर वृद्धि होगी। तो ये वृद्धि होती कैसे है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं, इसको हम देखते हैं कि क्या होता है। तो इसका डिफिनीशन जब भी हम लिखेंगे तो बल्किंग ऑफ सैंड यानी कि बालू का फूलना क्या होता है,
बाहरी नमी के संपर्क में आने पर बालू के, बात यहां हम बालू करेंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पे बालू, तो हम बालू की बात कर रहे हैं कि बाहरी नमी जो एक्सटर्नल मॉइस्चर है उसके संपर्क में आने पर बालू के आयतन में होने वाली वृद्धि को ही बालू का फूलना कहते हैं या बल्किंग ऑफ सैंड कहते हैं। ऑफ सैंड कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम डिफिनीशन की जब बात करेंगे या एक इसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि बाहरी नमी जो आपका मॉइस्चर है, जो पानी है, उस पानी के संपर्क में जब भी कोई बालू का कण, सैंड पार्टिकल आएगा तो उसके संपर्क में आने से क्या होता है कि उसके जो बालू के कण होते हैं वो पानी की सतह से क्या होते हैं, सैचुरेट हो जाते हैं। वो सैचुरेशन होने की वजह से क्या होता है, उनके आयतन में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है, और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, बालू का फूलना, बालू का फूलना कहते हैं, ठीक है। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि बालू का फूलना प्रैक्टिकली होता कैसे है, और जब बालू के किसी मॉइस्चर के संपर्क में आएगा तो कितना परसेंट वाटर ऐड होने पर उसके वॉल्यूम में कितना परिवर्तन होगा, इस बात पे हमें ध्यान देना होगा। तो जनरली प्रैक्टिकली तौर पे देखा जाता है कि जब भी भार में 5 से 6% बाई वेट, जब भी 5 से 6% मॉइस्चर कंटेंट या जलांश की वृद्धि के फलस्वरूप कितना परसेंट वृद्धि होगी आयतन में, 20 से 40% तक की आयतन में वृद्धि हो जाती है। यानी कि जब कोई बालू या मिला हुआ पानी के संपर्क में बालू, एग्जांपल लिए हमने, तो बालू में 5 से 6% जलांश बढ़ जाएगा। पानी जो है अगर आ जाता है, नमी आ जाती है, तो उस जलांश की वजह से उस जो बालू उसके संपर्क में आया है मॉइस्चर के, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, 20 से 40% की वृद्धि होती है। अब हम बात करेंगे ये फिनोमिना आ कैसे रहा है, वो कैसे रहा है। एक्चुअली में पार्टिकल में ऐसा क्या हो रहा है सैंड में, जिससे कि 5 से 6% अगर जलांश उसमें आ जा रहा है, पानी आ जा रहा है उसके वेट के हिसाब से, तो उसका वॉल्यूम कितना बढ़ जा रहा है, 20 से 40%, ये जो कि काफी अधिक मात्रा है जो कि हम देख पा रहे हैं। ये प्रैक्टिकली जो है ये देखा गया है कि 5 से 6% जब बढ़ रहा है तो उसके आयतन में 20 से 40% वृद्धि हो जा रही है। अब ये हो क्या रहा है, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो आपका सैंड पार्टिकल है, उस सैंड पार्टिकल जब आपके उस मॉइस्चर के संपर्क में आता है तो उसकी बाहरी परत पे क्या होता है, एक वाटर की पतली फिल्म जम जाती है। तो जितने भी पार्टिकल होते हैं, सभी पार्टिकल के जो बाहरी सिरे होते हैं, ऊपरी सतह होता है, उनके ऊपर वाटर जो है आने से, वाटर के संपर्क में आने से जो मॉइस्चर 5 से 6% बढ़ रहा है, उसके प्रभाव क्या होता है, इसके कणों पे वाटर की एक पतली फिल्म जम जाती है। तो जो भी कण है उन सभी कणों के ऊपर, सैंड के जो भी पार्टिकल होंगे उन सभी कणों के ऊपर क्या होगा, उनके ऊपर एक पतली फिल्म जम जाती है वाटर की। अब इसका प्रभाव क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, उन कणों के ऊपर जो फिल्म जम जाती है उनके बीच में क्या होता है, एक एट द सेम टाइम उनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण, एक फिनोमिना जनरेट हो जाती है, प्रतिकर्षण। उनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होने लगता है, और उनके बीच में क्या होता है, ये जो वाइट्स हैं, एयर वाइट्स, वो जनरेट होने लगते हैं। अब ये एयर वाइट्स क्या करेगा, जब ये खाली स्थान होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, एयर आ जाएंगे, जिससे
पूरी वॉल्यूम क्या होगी, उस पूरे सिस्टम की, सिस्टम मतलब कि जिसमें सैंड पार्टिकल भरा गया है, वहां पे अगर मॉइस्चर कंटेंट आता है और उनके ऊपर जो फिल्म बन रही है, और वो फिल्म बनने से क्या होता है, उनके बीच में प्रतिकर्षण जो जनरेट हो रहा है, वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और वो गैप मेंटेन हो रहा है। उस गैप में क्या हो रहा है, एयर वाइड जनरेट हो जा रहा है, और एयर वाइड जब जनरेट हो रहे हैं तो उनके वॉल्यूम में सीधे सीधे क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। तो ये जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है मॉइस्चर कंटेंट के आने से, ये फिनोमिना है कि उसकी आयतन में वृद्धि हो जा रही है, उस फिनोमिना को हम क्या करें, बालू का फूलना। ठीक है, तो ये था आपका बालू का फूलना। अब हम एक चीज और ध्यान दें कि जब 5 से 6% तक बढ़ा रहे हैं तो ये प्रभाव पड़ रहा है कि उसकी आयतन में वृद्धि हो रही है, लेकिन अगर ये प्रक्रिया जारी रही है, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाते रहें, तो लगभग 10 से 12% जब वो मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा, यानी 6% से अगर वो 12% तक लगभग जाएगा, तो क्या होगा, जो आपके मॉइस्चर है पूरे बालू में, वो क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे, ड्रेन ऑफ हो जाएंगे, और जो बालू का सामान्य आयतन है वो उस आयतन में, शुष्क आयतन जो है, उस आयतन को वो पुनः क्या कर, लगभग उस आयतन को वो प्राप्त कर लेगा। तो ये है आपका फिनोमिना। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा, 10 से 12% जब होगा वो वाटर कंटेंट, तो वॉल्यूम क्या होगा, पूर्ववत हो जाएगा, जो बालू का सामान्य अवस्था में उसका आयतन था। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक बार फिर से कि इसके प्रभाव क्या होंगे, बल्किंग ऑफ सैंड का प्रभाव क्या क्या होगा। आप हमारे साथ जब भी हम इसको यहाँ पे बताएं, आप चीजों को नोट करते रहें, और उसको जो है पॉइंट जो भी लिखाया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है आपको, वो सारे पॉइंट नोट करते हुए अपने आगे की पढ़ाई के लिए तैयार करते रहें। तो अब हम बल्किंग ऑफ सैंड, बालू के फूलने का प्रभाव क्या होता है। जाहिर सी बात है, बालू का जब फूलना होगा तो हम देख रहे हैं कि मॉइस्चर कंटेंट बालू का बढ़ जा रहा है। ठीक है, अब जब बालू का मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उसका आयतन बढ़ जा रहा है, और जब आयतन बढ़ जाएगा उस मॉइस्चर की वजह से, तो जो हम कंक्रीट का निर्माण करेंगे और वही बालू यूज करेंगे जिसमें वो वॉल्यूम बढ़ा हुआ है उस मॉइस्चर कंटेंट की वजह से, तो बालू की मात्रा, जाहिर सी बात है, जो हमें चाहिए एक्चुअली में, वो हम कम यूज करेंगे, वो जो है मात्रा हम कम ले जाएंगे। तो जब कम यूज करेंगे तो क्या होगा, वहां पर जो कंक्रीट की वैल्यू होगी, टोटल कंक्रीट जो बनेगा, जो हमें रिक्वायरमेंट है उसकी अपेक्षा क्या होगी, वो कम हो जाएगी। और जब मिलावे का परिवर्तन होगा अनुपात में, इस परिवर्तन की वजह से कि एक बालू अगर कम यूज कर रहे हैं और कहीं पे कुछ मिला रहे हैं, तो कहीं कुछ कम हो रहा है, कुछ किसी चीज की मात्रा हो सकती बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर बढ़ा हुआ है हमें जैसा कि दिख रहा है, तो वहां से क्या हो रहा है, वो कंक्रीट जो है घट जा रही है, ओवरऑल कंक्रीट की जो मात्रा है वो घट जा रही है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, उस कंक्रीट के घटने से एक समस्या और आती है हमारी, क्या, पृथक्कीकरण। जैसा कि मैंने पहले बताया था, पृथक्कीकरण शुरू हो जाता है, एक समस्या ये आती है हमारे पास। ठीक है, दूसरी समस्या क्या आएगी, जब भी हम बालू की मात्रा, बल्किंग ऑफ सैंड, जिसमें ऑलरेडी मॉइस्चर है, उस सैंड को हम यूज करेंगे, तो दूसरे पक्ष में क्या होगा, आपके सीमेंट की वैल्यू हो सकती है बढ़ जाए, वहां पर सीमेंट की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। सीमेंट की मात्रा जब बढ़ेगी, ये हम प्रभाव की बात कर रहे हैं यहाँ पर, पहले में क्या था, पृथक्कीकरण की संभावना, दूसरा क्या है आपका पॉइंट, सीमेंट की वैल्यू हो सकती है बढ़ जाए, सीमेंट की मात्रा जो है क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। अब सीमेंट की मात्रा जब बढ़ेगी तो कंक्रीट का क्या होगा, कंक्रीट की ओवरऑल वैल्यू, सीमेंट की जब मात्रा बढ़ाएंगे तो जो सीमेंट आपका जो है एक मूल्यवान वस्तु है पूरे कंक्रीट सिस्टम का, तो कंक्रीट सीमेंट की मात्रा बढ़ेगी, तो वहां से क्या होगा, आपके सीमेंट का जो दाम है वो महंगा होता है इस पूरे मिलावे की अपेक्षा। तो जब सीमेंट ज्यादा यूज करेंगे तो आपका जो कंक्रीट का दाम होगा वो क्या होगा, लागत बढ़ जाएगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होगा, सामर्थ्य। सीधे सीधे क्या होगा, सामर्थ्य पे प्रभाव पड़ेगा, आपकी जो सामर्थ्य है कंक्रीट की क्या होगी, वो प्रभावित होगी। और वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट, सामर्थ्य और वाटर कंटेंट, ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो क्या होगा, वो भी प्रभावित होगा। ठीक है, तो ये था आपका पूरा बल्किंग ऑफ सैंड के बारे में डिटेल, जो भी एग्जाम के पर्पज से आपके जो है, इसमें जब भी आपके एग्जाम में पूछेगा कि बल्किंग ऑफ सैंड किसे कहते हैं, ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि बल्किंग ऑफ सैंड किसे कहते हैं और उसके प्रभाव क्या क्या हैं। तो आप जब भी इसके बारे में लिखेंगे तो बल्किंग ऑफ सैंड का डिफिनीशन लिखेंगे, और कितना, इस पॉइंट को निश्चित तौर पर आपको दिखाना होगा कि 5 से 6% अगर बढ़ता है तो उसके जलांश की वृद्धि से उसके आयतन में कितना प्रतिशत वृद्धि हो रही है, 20 से 40% के लगभग वृद्धि हो रही है। तो ये था आपका बल्किंग ऑफ सैंड। तो अगला पॉइंट है आपका, इसके पश्चात हम बताने जा रहे हैं मिलावे में क्षतिकर पदार्थ।
किसी भी मिलावे में क्षतिकर पदार्थ। क्षतिकर पदार्थ। तो अब हम मिलावा यूज कर रहे हैं, तो मिलावा आपका कौन कौन सा है, हम बार बार बात कर रहे हैं कि मिलावा आपका मोटा मिलावा होता है एक, और दूसरा क्या है, महीन मिलावा। ठीक है, मोटा मिलावा और महीन मिलावा। तो मिलावे में क्षतिकर पदार्थ आपका पॉइंट है यहाँ पर कि किसी भी मिलावे में अगर क्षतिकर पदार्थ उपस्थित है या नहीं है तो उन दोनों का क्या प्रभाव होगा या क्या लाभ है, अगर नहीं है तो क्या लाभ होगा, या है तो क्या प्रभाव पड़ेगा या दुष्प्रभाव क्या क्या चीजें होंगी। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कोई भी मिलावा आप जब यूज करेंगे तो हमें निश्चित तौर पे इस बात पे ध्यान देना होगा कि उस मिलावे में किसी भी प्रकार का क्षतिकर पदार्थ जो या दोषपूर्ण कंक्रीट के निर्माण में जो सहयोग करे वो क्षतिकर पदार्थ, वो चीज हमें नहीं चाहिए। और ये क्षतिकर पदार्थ जो हम यूज करेंगे मिलावा, उसमें क्षतिकर पदार्थ की मात्रा अगर है तो हमें सुनिश्चित करना होगा कि बाय वेट वो 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। 5% से अधिक नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान देना होगा, ये कंडीशन है। तो हम जान लें कि मिलावे में क्षतिकर पदार्थ अगर है तो क्या होगा और क्षतिकर पदार्थ क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अब मिलावा आता कहाँ से है, जनरली हमारे पहाड़ी छात्रों से क्षेत्रों से पहाड़ों को तोड़कर या तो लाया जाता है या गड्ढों से या समुद्र के किनारे, उन समुद्र के किनारे उपस्थित जो आप उसके तट है वहां से जो है मिलावे प्राप्त होते हैं। चाहे मोटा मिलावा हो, पहाड़ों के तोड़कर उनके क्रशिंग के द्वारा, संदलन क्रिया के द्वारा क्या होता है, वो छोटे छोटे जो है एग्रीगेट बनाए जाते हैं। और जो आपके महीन मिलावे हैं, जैसे कि सैंड हुआ, वो सैंड क्या होगा, जनरली सैंड यूज करते हैं हम लोग, तो सैंड यूज होता है। तो सैंड जो है आपका उस पर्टिकुलर स्थान से किसी दूर स्थित या किसी एक स्थान पे जहाँ पे वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, वहां से हम उस मिलावे को उठाते हैं और ले आते हैं। ठीक है, बाई ट्रांसपोर्टेशन हम उसको क्या करेंगे, उस स्थान से उठाएंगे और लेके आएंगे। फिर क्या करेंगे, किसी एक स्थान पे हम क्या करेंगे, प्लेसिंग करते हैं। ठीक है, किसी एक स्थान पे हम उसको क्या करेंगे, प्लेसिंग करेंगे। और जहाँ प्लेसिंग करेंगे उस चीज को हम क्या करेंगे, प्लेसिंग करेंगे तो हो सकता है कि हम उसको एक दो दिन एक हफ्ते एक महीने के लिए रखें, वो पड़ा रहता है और किसी पेड़ के नीचे आपने मान लीजिए रख दिया। ठीक है, आसपास के क्षेत्र में हो सकता है कि कोई फैक्ट्री हो, दूसरी क्षेत्र हो जहाँ पर, और वहां पे हमने रख दिया है निर्माण कार्य के लिए। तो अगर ये उपस्थित है तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि उसको वहां से लाने में क्या होगा कि जो क्षतिकर पदार्थ है वहां पे हो सकता है वो पहले से ही उसमें उपस्थित हो, जहाँ से हम उसको सोर्स फ्रॉम सोर्स लेके आ रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन में लाते समय हो सकता है कुछ चीजें गलती से उसमें मिल जाए, जबकि जिस गाड़ी का हम यूज कर रहे हैं हो सकता है उसमें ऑलरेडी क्ले पार्टिकल हो, उनको अगर सही से साफ नहीं किया गया है तो हो सकता है वहां पे भी मिलावे को प्रभावित कर सकते हैं, हमारे सैंड या एग्रीगेट को। या हम उसको लाकर जब प्लेसिंग करते हैं किसी स्थान पर, जब हम रखेंगे तो सबसे ज्यादा संभावना यहाँ पर होती है कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है जिस पर हमने उसको रखा है उस मिलावे को, नीचे वो प्लेटफॉर्म क्या होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, ताकि वो क्षतिकर पदार्थ या क्ले पार्टिकल हुआ जो भी है कार्बनिक पदार्थ क्या हो उस मिलावे में जाकर सम्मिलित ना हो। ठीक है, तो इस चीज पे हमें विशेष करके ध्यान देना होगा। अगर आपका सैंड है तो उसको खुले जमीन पे कोशिश करें कि हम नहीं रखें। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उसको जो है उसको खुले चिकनी जमीन पर ना रखें जिससे वो मिलावे को प्रभावित करे कहीं ना कहीं। तो जहां हम बिछाएंगे वहां पर हम पॉलिथीन की एक लेयर बिछा सकते हैं, उसके ऊपर हम उसको प्लेस करें, कोशिश होनी चाहिए। या ये पेड़ के पत्ते टूट के गिर जाते हैं उसमें। ठीक है, तो ये सारे क्या होंगे, मिलावे को प्रभावित करेंगे एज ए क्षतिकर पदार्थ। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये क्षतिकर पदार्थ होते क्या क्या है। हम जो है यहाँ पर कार्बनिक अशुद्धियां होंगी, मृतिका होगा, सिल्ट होगा, अभ्रक होगा। ठीक है, कोयला समुद्र से हम ले आते हैं सैंड को, तो वहां पे क्या होता है, समुद्री भोगे होते हैं या क्षारीय पदार्थ, ये सारे क्या होंगे आपके कार्बनिक अशुद्धियां क्षतिकर पदार्थ होंगे। क्षतिकर पदार्थ एक बार मैं लिख देता हूं, कार्बनिक पदार्थ
मृतिका। नंबर 3 पर होगा आपका अभ्रक। नंबर 4 समुद्री घोंघे। ये सभी हैं, और भी बहुत सारे जो है आपको अगर देखेंगे तो ये सारे क्या होंगे, क्षतिकर पदार्थ होंगे। ये सभी क्या हैं, क्षतिकर पदार्थ हैं, जो कि उस मिलावे के गुण को, प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रभावित करेंगे। तो उसमें जब वो सम्मिलित हो जाएंगे तो हो सकता है कि जब हम उस मिलावे का प्रयोग उस कंक्रीट के लिए, निर्माण के लिए करें, तो वो मिलावा क्या करेगा, सीधे सीधे कंक्रीट के निर्माण को ही प्रभावित कर देगा। और उस कंक्रीट में जब वो मिल जाएगा तो हो सकता है कंक्रीट की सामर्थ्य को, या उसकी जो है, जो हमें हमारी डिजायरेबल रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है, उस कंक्रीट से जो हमारी अपेक्षा है कि जो गुण वो अपने अंदर रखना चाहिए, वो चीज हो सकता है ना मिले हमें। तो इस चीज से हमें क्या करना है, इस चीज पे विशेष ध्यान देना है कि मिलावे में कोई क्षतिकर पदार्थ ना हो। अगर क्षतिकर पदार्थ उपस्थित है तो उसका प्रभाव क्या होगा, ये पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे, प्रभाव। ठीक है, प्रभाव में पहला क्या होगा, जलायोजन क्रिया को प्रभावित करेगा। जलायोजन क्रिया को सीधे सीधे क्या करेगा, वो प्रभावित करेगा। इसके पश्चात कंक्रीट के जब जलायोजन अच्छे से नहीं होगा तो सीधे सीधे क्या प्रभावित होगा, सामर्थ्य। वो क्या होगा, कंक्रीट अपनी सामर्थ्य को जो है, हम यहाँ पे नीचे की तीर दिखा रहे हैं, नीचे के तीर का मतलब ये होगा कि इसकी जो वैल्यू होगी वो अच्छे से नहीं हो रही है, वो जो है डिक्रीज कर रही है। ठीक है, जलायोजन क्रिया प्रभावित होगी, सामर्थ्य क्या होगा, कम हो जाएगा। और क्या प्रभाव पड़ सकता है, बॉन्डिंग अच्छी हो सकता है ना हो। ठीक है, यानी कि अभिलाग सामर्थ्य, जो अभिलाग है जिसे हम बॉन्डिंग कहते हैं, वो भी क्या होगी, अच्छी नहीं होगी। बॉन्डिंग क्या होगी, वो भी प्रभावित होगी। तो ये सारे पॉइंट हैं जो कि डायरेक्टली जो है प्रभाव डालेंगे, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। तो मेनली आपका जो है मिलावे में क्षतिकर पदार्थ की जो समस्या है, इसको हम देखेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए तब तक। तो एक बार फिर से हम इसको मिटा रहे हैं। अब बात करेंगे मिलावे के श्रेणीकरण की बात। ठीक है, मिलावे का श्रेणीकरण, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, तो मिलावे का श्रेणीकरण हम यहां पर देख पा रहे हैं कि मिलावे का श्रेणीकरण, हेडिंग है आपका मिलावे का श्रेणीकरण। मैंने हर बार बोला है कि मिलावे की जब भी बात होगी तो उसमें दो तरह की चीजें सामने खुल के आती हैं। एक मही मिलावा होगा और दूसरा क्या होगा आपका, मोटा मिलावा। ठीक है,
महीन मिलावा और मोटा मिलावा, इसका क्लासिफिकेशन हमने देखा था, और क्लासिफिकेशन में हमें साफ चीजें एग्जांपल एज ए एग्जांपल हम देख पाएंगे कि जो महीन मिलावा है वो एग्जांपल के रूप में सैंड हम यूज करते हैं, और जो मोटा मिलावा है आपका उसके रूप में हम एग्रीगेट का यूज कर रहे हैं, जो आपका जो है पत्थर के जो क्रशिंग करके टुकड़े बनाए जाते हैं, ठीक है, रोड़ी। तो ये दो चीजें मेनली यूज होती हैं, और यही दो चीजें जो है मिलावे जो हैं कंक्रीट में डाले जाते हैं, उस कंक्रीट के निर्माण में प्रयोग किए जाते हैं सीमेंट के साथ, जिसका जलायोजन वाटर के साथ होता है, जो रासायनिक क्रिया है, और उसके द्वारा क्या होगा, एक अच्छी क्वालिटी का कंक्रीट जो कि डिजायरेबल है किसी भी निर्माण कार्य के लिए, उसको हम जो है पाने की कोशिश करते हैं। अब मिलावे में श्रेणीकरण की जो ये बात हुई है यहाँ पर, मिलावे में किसी भी मिलावे का श्रेणीकरण वो होता क्या है। तो मिलावे में जो मिलावा है हम देख पा रहे हैं कि एक जो महीन मिलावा है वो 4.75 से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है, और जो मोटा मिलावा है वो क्या होगा, 4.75 से बड़ा होगा, ठीक है। तो जो साइज में डिफरेंस आ रहा है कि एक जो महीन कण होंगे वो जो है 4.75 mm से छोटे होंगे, और मोटा मिलावा जो है 4.75 mm से बड़े होंगे। ये दोनों मिलावे यूज करते हैं किसी भी कंक्रीट में, और उससे भी जो महीन होता है वो क्या होता है आपका, सीमेंट होता है, सीमेंट, ठीक है, एज ए बंधक पदार्थ, बंधक पदार्थ के रूप में सीमेंट का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं महीन मिलावा है, मोटा मिलावा है और सीमेंट है, और इसके बाद काम आता है वाटर का, ठीक है। तो इस मिलावे के श्रेणीकरण में हमें ये समझना होगा कि श्रेणीकरण ये वर्ड आ क्यों रहा है, श्रेणीकरण ये वर्ड या ग्रेडिंग जो है ये टर्म आ क्यों रहा है। तो मिलावे में विभिन्न माप के कणों का जो मिलावा आपका है उसमें विभिन्न, हम जानते हैं कि विभिन्न माप के कण होंगे क्योंकि जो है अलग अलग साइज है इसमें, विभिन्न माप के कणों का उचित अनुपातन, जो आपके विभिन्न माप के कण हैं उनका उचित अनुपातन, जो हम अनुपात निश्चित करेंगे कि महीन मिलावा कितना यूज करेंगे, मोटा मिलावा कितना यूज करेंगे और सीमेंट कितना यूज करेंगे, उसका एक निश्चित या उचित अनुपातन मिलावे के विभिन्न माप के कणों का उचित अनुपातन ही मिलावे का श्रेणीकरण कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका एक जनरल व्यू या टर्म ये कह सकते हैं। इसको हम डिफाइन करना चाहें अगर, तो जो मिलावा हम यूज कर रहे हैं, महीन मिलावा, मोटा मिलावा, सीमेंट, जो भी यूज कर रहे हैं हम, वो उसके विभिन्न माप, हम जानते हैं कि सबके अलग अलग माप है, उसके विभिन्न मापों के कणों का जो माप है उन कणों के अलग अलग, उनका उचित अनुपातन, जो उचित अनुपातन है उनका, वही क्या कहलाता है, मिलावे का श्रेणीकरण कहलाता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो श्रेणीकरण होगा वो कैसे हम रखेंगे या कैसा होना चाहिए, जो हमारा कंक्रीट बनेगा उस कंक्रीट के निर्माण में श्रेणीकरण का लाभ क्या होगा। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इससे लाभ क्या है, श्रेणीकरण जो है हमें समझना है कि है क्या असल में। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि जो बड़ा कण है उसकी साइज क्या है, सबसे बड़ा कण 4.75 mm से बड़े हैं, ठीक है, और उससे छोटा कौन सा है, 4.75 mm से छोटे, जो कि आपके रेत होंगे, सैंड होंगे, ठीक है। और तीसरे नंबर पे सबसे छोटा क्या है, सीमेंट है। तो इनकी ग्रेडिंग से मतलब ये है कि जो बड़े कण होंगे वो एक दूसरे से जुड़ेंगे, ठीक है, बड़े कण एक दूसरे से जुड़ेंगे, तो उन बड़े कणों के बीच में जो गैप होगा उस खाली स्थान पर क्या भरेगा आपका, जो उससे छोटे कण है, यानी कि महीन मिलावा। मोटे मिलावे के जो खाली आपस में जो बीच में जो जगह बचेगा वहां पर क्या भरेगा आपका, महीन मिलावा भरेगा, ठीक है, यानी कि सैंड भरेगा, ठीक है। और उससे छोटे कणों के स्थान पर क्या भरे जाएंगे, सीमेंट भरे जाएंगे। यानी कि सबसे बड़े कणों के बीच में जो गैप होगा, जुड़ने के बीच में जो गैप होगा, उस गैप में क्या होगा, उससे छोटे कण, और उससे छोटे कण के स्थान पर क्या होगा, उससे छोटे कण, और सबसे छोटे कण पे क्या होगा, सबसे महीन कण, जो कि आपका क्या है, सीमेंट है। इस सीमेंट का जो है वो स्थान लेगा, जो कि सबसे खाली स्थान जो होगा वहां पर क्या करेगा, वो सीमेंट यूज होगा। यानी कि इससे क्या होगी, एक प्रॉपर ग्रेडिंग होगी,
और इस प्रॉपर ग्रेडिंग का रिजल्ट क्या निकलेगा, श्रेणीकरण का रिजल्ट क्या निकलेगा, जो आपकी डेंसिटी होगी यानी कि घनत्व उस कंक्रीट का क्या होगा, अधिक होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। और जो कंक्रीट का जो बनेगी आपकी वो क्या होगी, सघन होगी। ये दो चीजें हमें सामने आ रही हैं, यानी कि बहुत ही डेंस होगा और उससे जो घनत्व प्राप्त होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, सबसे हाई होगा, जिसमें कोई पोर्स नहीं पाए जाएंगे, कोई भी खाली स्थान नहीं पाए जाएंगे। इस प्रॉपर ग्रेडिंग का एक सबसे अच्छा फायदा ये है, मिलावे का ग्रेडिंग का या श्रेणीकरण का सबसे अच्छा फायदा ये है कि जो उससे श्रेणीकरण के द्वारा जो खाली स्थान होंगे, सारे जो पोर्स होंगे, वाइड्स होंगे, वो खाली स्थान भर दिए जाएंगे उस खाली छोटे छोटे कणों के द्वारा, और उसके फलस्वरूप जो कंक्रीट प्राप्त होगा वो क्या होगा, हाईली डेंस होगा, बहुत ही सघन होगा, बहुत ही सघन होगा, और उसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, हाई होगी। और इस सघन होने के फलस्वरूप क्या होगा, जब सघनता हाई होगी तो क्या होगा, जो कंक्रीट की सामर्थ्य होगी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। उस पर्टिकुलर कंक्रीट के ग्रेड के लिए जो कंक्रीट की सामर्थ्य होगी वो क्या होगी, सबसे अधिकतम मानी जाएगी। ये जैसा कि जो है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये देखा गया है कि जो सबसे डेंस होगा कंक्रीट, उसकी जो सामर्थ्य होगी वो क्या होगी, हाई होगी। तो श्रेणीकरण का जो प्रभाव होगा, या श्रेणीकरण मिलावे द्वारा प्राप्त कंक्रीट का जो प्रभाव होगा वो क्या होगा, डेंस होगा, यानी कि सघन होगा, टिकाऊ होगा, और क्या होगा, सामर्थ्यवान होगा। ये तीन चीजें जो हैं हमारे सामने ग्रेडिंग की फायदे के रूप में हमें दिखेंगी। तो ये था आपका मिलावे का श्रेणीकरण। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट होगा आपका सूक्ष्मता मापांक। सूक्ष्मता मापांक, ठीक है, ये पॉइंट होगा आपका अगला सूक्ष्मता मापांक। ये एक टर्म आता है सूक्ष्मता मापांक। सूक्ष्मता मापांक होता क्या है, यह एक क्या है आपका, सूक्ष्मता मापांक क्या है आपका, संख्यात्मक मान है, संख्यात्मक मान। ये मान कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि साइज कैसा है उसके बेस पे, ठीक है। ये जो सूक्ष्मता मापांक की मान है, ये हम जैसा कि मैंने पहले वर्ड बोला, सूक्ष्मता मापांक क्या है, संख्यात्मक मान है। सूक्ष्मता मापांक एक संख्यात्मक मान है जो कि किसी भी कण के औसत माप को दर्शाता है या औसत माप को प्रदर्शित करता है, उसे क्या कहते हैं, सूक्ष्मता मापांक। इसको लिख सकते हैं हम, यह एक संख्यात्मक मान है जो कणों के, कण किसके होंगे, मिलावे के होंगे, कणों के
औसत मान को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका डिफिनीशन कि सूक्ष्मता मापांक क्या है, यह एक संख्यात्मक मान है जो कणों के औसत मान को प्रदर्शित करता है। यानी कि जो वैल्यू होगी वह उस कण की, वह उस मिलावे के कण की क्या दिखाएगी, औसत वैल्यू को दिखाएगी, औसत मान को प्रदर्शित करेगी। तो जब हम इसका प्रैक्टिकली इन चीजों को देखते हैं कि क्या है, तो इससे समझ में आता है कि प्रैक्टिकली अगर इस चीजों को देखने का या समझने का प्रयास करते हैं तो जो वैल्यू होगी वो किस चीज को प्रदर्शित करेगी, जितना हाई वैल्यू होगा, जितनी ही वैल्यू हाई होगी, संख्यात्मक मान जितना ही हाई होगा, वह उस मिलावे के बड़े साइज को प्रदर्शित करेगा। यानी कि वैल्यू अगर 10 है तो वो क्या होगा, मोटा मिलावा हो सकता है, और अगर वैल्यू धीरे धीरे घटेगा तो क्या होगा, उसके साइज को क्या होगा, घटते क्रम में वो प्रदर्शित करेगा। इस चीज को हम निकालेंगे कैसे, इस चीज को हम ज्ञात कैसे करेंगे, जो मानक आपके जो मिलावा है जिसको हम यूज करने जा रहे हैं, उस मिलावे को मानक, अगर मोटा मिलावा है तो उसके लिए अलग चालनी का सेट यूज करेंगे, अगर महीन मिलावा है तो अलग चालनी का सेट करें, अलग चालनी का प्रयोग करेंगे। तो हम चालनी का जो है साइज लिख देते हैं। अगर मोटा मिलावा है तो अगर मोटा मिलावा होगा, अगर मिलावा आपका मोटा है तो साइज होगा आपका 80 mm, 40 mm, 20 mm, 10 मिलीमीटर और 4.75 जो कि सबसे नीचे होगा। और दूसरी स्थान पर, पहला ये हो गया, दूसरा अगर आपका महीन मिलावा है, मिलावा आपका क्या है, महीन है, तो उसके लिए चालनी का जो सेट होगा वो क्या होगा, 2.36 mm, 1.18 mm, 60 माइक्रोन, सॉरी 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन और 150 माइक्रोन। तो ये चालनी की सेट हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो जब भी हमें सूक्ष्मता मापांक निकालना होगा, तो अगर वो मोटा मिलावा है तो उसका जो है अलग कुछ वैल्यू आएगी, जो महीन मिलावा है उसके लिए वैल्यू अलग आएगी। तो मिलावे के सूक्ष्मता मापांक के लिए हम जब भी इसका टेस्टिंग करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो मोटा मिलावा है उसके लिए हम चालनी सेट 80 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm और 4.7 mm के सेट को, सीप के सेट को हम बढ़ते से बड़े से छोटे क्रम में रखेंगे। ऊपर सबसे बड़ा वाला 80 mm वाला रखेंगे और सबसे नीचे क्या होगा 4.7। यानी कि ये जो क्रम होगा, इस क्रम में हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ रखते जाएंगे और वहां से हम मिलावे को क्या करेंगे, पास करेंगे। जब हम उस चालनी को वाइब्रेट कराएंगे या हम उसको छानेंगे उसमें से, तो उसमें जो अलग अलग चालनियों पर 80 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm, 4.75 mm पे जो अलग अलग रिटेन होगा, उस मिलावे के जो कण जो है अलग अलग चालनियों पर जो इकट्ठा होंगे, उनका हम परसेंटेज देखेंगे, कितना परसेंट इकट्ठा हुआ है, और उनको जोड़कर जो 100 से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगा, उस मिलावे का सूक्ष्मता मापांक कहलाएगा। यानी कि अलग अलग चालनियों पे जो आपकी चालनी की सेट है, उस सेट पर जो मान लिया आपने चालनी जो सेट किया है, यहाँ पे ये चालनी का सेट है अलग अलग, ठीक है, नंबर 1 2 3 4 5। तो यहां से जब हम पास कराएंगे तो इन चालनियों पर क्या होगा, अलग अलग साइज के बड़े से छोटे घटते क्रम में क्या होगा, वो नीचे की तरफ जाएंगे। सबसे नीचे 4.75 mm का सीब होगा और सबसे ऊपर क्या होगा 80 mm का सीब। तो यहां से क्या करेगा, ये धीरे धीरे पास होगा। तो हर एक चालनी पे जो रिटेन होगा, उस रिटेन हुए मात्रा, उसकी प्रतिशत मात्रा को आपस में जोड़कर, जो संचित है, जो इकट्ठा हुआ है, उनको जोड़कर 100 से भाग देंगे तो वो क्या प्रदर्शित करेगा, उस मिलावे का सूक्ष्मता मापांक प्रदर्शित करेगा। इसी तरह महीन मिलावे के लिए भी कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर है। सबको जोड़कर क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे तो महीन मिलावे का वो परसेंटेज से 100 से भाग देने पर वो महीन मिलावे का क्या करेगा, सूक्ष्मता मापांक
प्रदर्शित करेगा। तो ये था आपका सूक्ष्मता मापांक। तो ये था आपका जो है सूक्ष्मता मापांक। आज के लिए इतना ही फिलहाल, बाकी जो है अगले लेक्चर में हम देखेंगे।